वेलकम टू मेडलैक्टो। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बैक्टीरियल कंपोनेंट। स्पेसिफिकली इस लेक्चर में हम दो कंपोनेंट को डिस्कस करेंगे, न्यूक्लियोइड और दूसरा प्लाज्मिड। सबसे पहले अगर हम न्यूक्लियोइड को देखें, डीएनए का मॉलिक्यूल बैक्टीरिया के अंदर डायरेक्टली साइटोप्लाज्म में फ्लोट कर रहा होता है, तैर रहा होता है। ठीक हो गया। और ये एक सिंगल मॉलिक्यूल होता है डीएनए का, और ये सर्कुलर इन नेचर होता है। बैक्टीरिया के अंदर जो डीएनए मौजूद होता है, ठीक है। और वो रीजन बैक्टीरिया में जहां पर ये डीएनए का मॉलिक्यूल फॉल कर रहा होता है, मौजूद होता है, उस रीजन को कहते हैं न्यूक्लियोइड। जैसे कि आप यहां देख सकते हैं कि ये जो डीएनए का जो मॉलिक्यूल है जो कि साइटोप्लाज्म में मौजूद है, इस स्पेसिफिक ये जिस रीजन में मौजूद है उसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड। ओके। अब ये जो होता है डबल स्ट्रैंडेड, डीएनए का मॉलिक्यूल डबल स्ट्रैंड होता है। यहां डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है और बीच में जो है वो नाइट्रोजीनियस बेसिस लगी हुई होती है। ठीक हो गया। अच्छा, अब चूंकि ये सिंगल है तो इसको हम हैप्लॉइड कहते हैं। बैक्टीरिया के अंदर बैक्टीरिया क्या होते हैं, हैप्लॉइड। अगर पेयर में होता तो हम इसको डिप्लॉइड कहते हैं। जैसे ह्यूमन के केस पे 23 पेयर्स होते हैं, मतलब 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, तो उसको ह्यूमन को क्या कहेंगे, डिप्लॉइड। इसको क्या कहेंगे, हैप्लॉइड। लेकिन यहां पर कुछ एक्सेप्शन देखने को मिलेगी, जैसे कि विब्रियो कॉलरा एक बैक्टीरिया है जिससे कॉलरा कॉज होता है। अब इसके अंदर दो सर्कुलर क्रोमोसोम पाए जाते हैं। नॉर्मली एक होता है, लेकिन इस केस में, कॉलरा के केस में, आपको दो सर्कुलर क्रोमोसोम्स मिलेंगे, बैक्टीरियल क्रोमोसोम। लेकिन बोरेलिया बर्डोर्फरी में, जो कि लाइम डिजीज कॉज करता है, इसमें आपको लीनियर क्रोमोसोम मिलेगा इंस्टेड ऑफ सर्कुलर क्रोमोसोम। अब यहां पर एक और मजे की बात यह है कि बोरेलिया के अंदर जो है वो कई मल्टीपल्स प्लाज्मिड मौजूद होते हैं, और वो सर्कुलर भी हो सकते हैं और वो लीनियर प्लाज्मिड भी हो सकते हैं। ये एक और इंपॉर्टेंट बात है बोरेलिया के केस में। अच्छा, अगर हम पॉइंट्स को समराइज करें तो बैक्टीरिया के अंदर कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, यानी कि डीएनए डायरेक्टली जो है वो साइटोप्लाज्म में मौजूद होता है। कोई न्यूक्लियोलस नहीं होता। न्यूक्लियोलस जिससे राइबोसोम्स की सिंथेसिस होती है। अब नॉर्मली यूकेरियोट्स में न्यूक्लियोलस न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। क्योंकि यहां पर कोई न्यूक्लियस नहीं है तो यहां पर कोई न्यूक्लियोलस भी नहीं है। नो माइटोटिक स्पिंडल, कोई स्पिंडल्स नहीं बनते। अगर स्पिंडल बनते तो माइटोसिस होती, लेकिन चूंकि माइटोटिक स्पिंडल नहीं बनते, और इसी वजह से जो बैक्टीरिया जो है वो बाइनरी फिशन करता है, डिवाइड करने के लिए बाइनरी फिशन करता है इंस्टेड ऑफ माइटोसिस। और लास्ट, नो हिस्टोन। हिस्टोन ऐसी प्रोटीन्स है जिसके अराउंड जो है वो डीएनए का मॉलिक्यूल जो होता है रैप हुआ होता है, लिपटा होता है। अब चूंकि इसमें कोई हिस्टोन नहीं होती, डीएनए हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती बैक्टीरिया के केस पे। अगर हम बैक्टीरिया का ह्यूमन से कंपैरिजन करें तो बैक्टीरिया में 130 से 11,600 जीन्स मौजूद होती हैं, जबकि ह्यूमंस के केस में 25,000 जीन्स मौजूद होते हैं। यानी कि इतना डिफरेंस होता है जीन्स का। जीन्स स्पेसिफिकली वो पार्ट ऑफ डीएनए होता है जो कि स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक को कंट्रोल कर रहा होता है, दैट इज कॉल्ड जीन्स। इसका मतलब ये हुआ कि ह्यूमंस में ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक है एज कंपेयर टू बैक्टीरिया के केस में। बैक्टीरिया में कोई इंट्रॉन नहीं होता, जबकि ह्यूमंस में इंट्रॉन मौजूद होता है। अब ये इंट्रॉन होता क्या है, अगर आप यहां देखें तो डीएनए का मॉलिक्यूल है। ये क्या है, डीएनए का मॉलिक्यूल। अब डीएनए के मॉलिक्यूल में डिफरेंट जगह पे इंट्रॉन मौजूद होता है और एक्सॉन्स मौजूद होता है। जैसे कि आप ये देखें, ये ब्लू रीजन, ये इंट्रॉन, इसी तरह नेक्स्ट रेड रीजन एक्सॉन, और नेक्स्ट अगेन इंट्रॉन। अब यहां पर इंपॉर्टेंट बात यह है, जो इंट्रॉन होता है डीएनए से क्या बनता है, डीएनए से बनता है मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए से अल्टीमेटली क्या बनती है, प्रोटीन। अब जो इंट्रॉन रीजन है ये आगे मैसेंजर आरएनए में कन्वर्ट नहीं होता, इसी तरह ये आगे प्रोटीन भी
नहीं बनाता। तो इसका मतलब जो इंट्रॉन रीजन है वो नॉन कोडिंग रीजन है, ये आगे ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन में हेल्पफुल नहीं होता, इसको एक्सक्लूड कर दिया जाता है। हाँ, जो एक्सॉन रीजन है ये जो है आगे मैसेंजर आरएनए में ट्रांसफर होता है और अल्टीमेटली प्रोटीन में हेल्पफुल होता है। इसका मतलब सिंपली इज दैट इंट्रॉन जो है वो नॉन कोडिंग रीजन होता है और एक्सॉन जो है वो कोडिंग रीजन होता है, जो कि आगे प्रोटीन बनाने में हेल्पफुल होता है। अच्छा, नेक्स्ट अगर हम बात करें प्लाज्मिड की, अब प्लाज्मिड जो है वो डबल स्ट्रैंडेड है, सिमिलर डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है, सर्कुलर इन नेचर है। ओके, ये खुद ब खुद रेप्लिकेट करता है, ये बैक्टीरियल क्रोमोसोम पे डिपेंड नहीं करता। ये प्लाज्मिड जो है ये खुद रेप्लिकेट करता है, बैक्टीरियल क्रोमोसोम पे डिपेंड नहीं करता। एक सेल में एक से ज्यादा प्लाज्मिड हो सकते हैं। अभी बोरेलिया के केस में बात की, इसमें मल्टीपल प्लाज्मिड मौजूद होते हैं। प्लाज्मिड जो है वो बैक्टीरियल क्रोमोसोम के साथ अटैच हो सकता है, इंटीग्रेट कर सकता है, ये वाली बात इंपॉर्टेंट है। यानी कि प्लाज्मिड यहां से उठकर जो है बैक्टीरियल क्रोमोसोम के साथ अटैच हो सकता है, ये एक और इंपॉर्टेंट फीचर्स है प्लाज्मिड का। अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ प्लाज्मिड, सो दो टाइप्स होती हैं, ट्रांसमिसिबल एंड नॉन ट्रांसमिसिबल। ट्रांसमिसिबल नाम से ही पता लग रहा है ये कोई ट्रांसफर होगा। अब ऐसे प्लाज्मिड जो कि एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर हो सकते हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रांसमिसिबल बैक्टीरिया। अगर आप यहां पे देखें तो यहां पर एक बैक्टीरिया 1 है और दूसरा बैक्टीरिया 2 है। अब ये दो बैक्टीरिया आपस में कॉन्जुगेट होते हैं। अब जब ये कॉन्जुगेट बनेगा, आपस में ज्वाइन होंगे, तो यहां से अगर ये ट्रांसमिसिबल प्लाज्मिड है तो ये प्लाज्मिड एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो सकता है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसमिसिबल प्लाज्मिड। और जो प्लाज्मिड नहीं ट्रांसफर हो सकते उनको क्या कहते हैं, नॉन ट्रांसमिसिबल। अब सवाल यहां ये पैदा होता है, ऐसी कौन सी इसके पास चीज है कि ये ट्रांसफर हो सकते हैं, वो ट्रांसफर नहीं हो सकते, क्योंकि इसमें जीन्स होती हैं। अब वो जो जीन्स मौजूद होती हैं वो क्या करती हैं, वो सेक्स पाइलस और डिफरेंट एंजाइम्स बनाती हैं जो कि कॉन्जुगेशन में हेल्पफुल होते हैं। सेक्स पाइलस से ही कॉन्जुगेशन बैक्टीरिया करता है। अब जब सेक्स पाइलस होगा, कॉन्जुगेशन होगा और प्लाज्मिड जो है वो इजीली एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाएगा। अब ट्रांसमिसिबल जो प्लाज्मिड होते हैं उनका वेट होता है वो 40 to 100 मिलियन होता है, जबकि नॉन ट्रांसमिसिबल का 3 to 20 मिलियन होता है। इसका मतलब इसका वेट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू नॉन ट्रांसमिसिबल का। एक सेल के अंदर 1 से 3 प्लाज्मिड की कॉपी हो सकती है ट्रांसमिसिबल के केस में, जबकि नॉन ट्रांसमिसिबल के केस में 10 to 60 प्लाज्मिड कॉपी हो सकती है। ये इसी तरह है, क्योंकि ये एक जगह से ट्रांसमिसिबल प्लाज्मिड एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, यानी कि अगर इसकी कमी हो तो ये एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हैं। तो एज सच इसकी कॉपी बनाने की इतनी जरूरत नहीं है। क्योंकि ये ट्रांसफर नहीं कर सकते, इस वजह से इसको स्टोर करना बहुत जरूरी है, तो इसकी कॉपी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू ट्रांसमिसिबल। अच्छा, अगर हम प्लाज्मिड के फंक्शंस की बात करें, इसके फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला फंक्शन जो प्लाज्मिड का है वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। जो बैक्टीरिया ड्रग्स के, एंटीबायोटिक्स के खिलाफ रेजिस्टेंस पैदा कर लेते हैं वो प्लाज्मिड की वजह से होता है। क्यों? बीटा लैक्टेमेस एक एंजाइम प्रोड्यूस है, प्लाज्मिड की मदद से बीटा लैक्टेमेस एंजाइम प्रोड्यूस होता है। जैसे कि हम जानते हैं कि डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन्स बनती है और एंजाइम्स क्या है, प्रोटीन। अब बीटा लैक्टेमेस एंजाइम जो है वो ड्रग्स की ब्रेक डाउन कर देता है, एंटीबायोटिक्स की ब्रेक डाउन कर देता है, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है। अब कौन कौन से एग्जांपल है, स्टेफिलोकोकस ऑरियस, ई कोलाई, क्लेब्सिella नमूनी। तो ये डिफरेंट बैक्टीरिया जो कि बीटा लैक्टेमेस ड्रग्स प्रोड्यूस करते हैं और स्पेसिफिकली बीटा लैक्टम्स ड्रग्स को जो है वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं। दूसरा है एक्सोटॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं बैक्टीरिया, किसकी मदद से, प्लाज्मिड की मदद से। एंटेरोटॉक्सिन जो कि ई कोलाई प्रोड्यूस करते हैं, टेटनस टॉक्सिन जो कि क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई जो बैक्टीरिया है वो टेटनस टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं। पाइलस की बात करें तो ये पाइलस जो होता है वो एपिथेलियल सरफेस के साथ जो है, एपिथेलियल सेल के साथ जो है वो इजीली अटैच हो जाता है। और अगर सेक्स पाइलस की बात करें तो वो कॉन्जुगेशंस में हेल्पफुल होता है। इसी तरह हैवी मेटल के अगेंस्ट रेजिस्टेंस पैदा हो जाना, लाइक मरकरी एंड सिल्वर।
अब मर्करी जो है वो एंटीसेप्टिक्स लाइक मार्क्यूलेट एंड मार्क्यूरोक्रोम एंटीसेप्टिक्स में मौजूद होता है। अब जब एंटीसेप्टिक्स बैक्टीरिया को मारने के लिए इस्तेमाल होती है, लेकिन अगर बैक्टीरिया ने रेजिस्टेंस पैदा कर दी मरकरी के अगेंस्ट, तो वो बैक्टीरिया किल नहीं होगा। अच्छा, फिफ्थ है यूवी लाइट। अगर यूवी लाइट पड़ी बैक्टीरिया के ऊपर और उसका जेनेटिक मटेरियल चेंज हो गया, अब बैक्टीरिया के पास ऐसे एंजाइम, डीएनए रिपेयरिंग एंजाइम मौजूद हो, तो वो उसको दोबारा रिपेयर कर सकते हैं। इसका मतलब अगर रिपेयर हो गया तो सर्वाइव कर सकता है। अच्छा, इसके बाद जो है वो बैक्टीरियोसिन्स होता है। अब बैक्टीरियोसिन जो है वो ऐसे टॉक्सिन्स होते हैं जो एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया के अगेंस्ट इस्तेमाल करता है उसको मारने के लिए। दो मैकेनिज्म से जो है वो मार सकता है। पहला है सेल मेम्ब्रेन और दूसरा है बैक्टीरियल डीएनए। अब सेल मेम्ब्रेन, ये टॉक्सिन जो है वो दूसरे बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन में पोर्स बना देता है, जिसकी वजह से अगर आप यहां देखें तो यहां पर एक बैक्टीरिया, जब ये पोर्स बन जाएंगे बैक्टीरिया के अंदर, तो यहां पर वाटर इनवर्ड मूव करना शुरू हो जाएगा और अल्टीमेटली बैक्टीरिया जो है वो रप्चर हो जाएगा। ये एक मैकेनिज्म हो गया। दूसरा बैक्टीरियल डीएनए, एक एंजाइम होता है डीएनएज, एंजाइम होता है डीएनएज जो कि बैक्टीरियल डीएनए को डिस्ट्रॉय कर देता है, उसकी ब्रेक डाउन कर देता है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया किल हो जाता है। अच्छा, अब यहां पर कौन कौन से बैक्टीरियोसिन्स हैं? कॉलिसिन्स जो कि ई कोलाई प्रोड्यूस करते हैं, फायोसिन्स, सुडोमोनास एरियोजाइनोसा एंड लाइसोस्टेफिन्स जो कि स्टेफाइलोकोकस ऑरियस प्रोड्यूस करते हैं। अब इनकी मदद से बैक्टीरिया, अगर खुराक की कमी है तो एक बैक्टीरिया जो कि बैक्टीरियोसिन्स प्रोड्यूस करते हैं वो दूसरे बैक्टीरिया को मार देगा ताकि खुद खुराक हासिल कर सके। इसको एक और मकसद के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे बैक्टीरिया जो कि जिन्होंने रेजिस्टेंस पैदा कर लिया है, तो उनको मारने के लिए भी जो है वो बैक्टीरियोसिन्स इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये था आज का टॉपिक, बैक्टीरियल कंपोनेंट। स्पेसिफिकली हमने डिस्कस किया न्यूक्लियोइड और दी प्लाज्मिड। अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन है, आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।